नेचुरल वेजिटेशन से तात्पर्य जो कि मनुष्य के द्वारा पेड़ पौधे लगाए नहीं गए हैं, उत्पन्न नहीं किए गए हैं, वो प्राकृतिक रूप से अपने आप स्वयं उत्पन्न हुए हैं। इस उन्हीं को फॉरेस्ट कहते हैं। फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट में एक ही प्रजाति के पेड़ पौधे नहीं होते, अपितु उसमें विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के पेड़ पौधे उपलब्ध होते हैं। उसको हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, जो स्वयं के द्वारा उगी हुई होती है। अब स्वयं के द्वारा कैसे उगी होती है? आप कहेंगे दो प्रकार से फॉरेस्ट का होता है, एक एफोरेस्टेशन और डिफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन मीन्स पौधों को रोपण, वृक्षारोपण करना, जैसे आजकल रैनी सीजन में पौधों का वृक्षारोपण करते हैं। अब वह बात आती है कि प्राकृतिक वनस्पति बिना किसी के पौधों के लगाए हुए ही और घनघोर वृक्ष उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन सा प्लांट प्रोड्यूस करता है? पीपल का वृक्ष। यानी अब पीपल का ही वृक्ष क्यों करता है? Either the made of Hindi or English, the people trees the large grain of the high producer of oxygen in the or something plants. यानी जो चौड़ी पत्ती के वृक्ष होते, जिसकी पत्तियां चौड़ी होती, जैसे पीपल है, बरगद है, ऐसे प्लास है, ऐसे वृक्ष जो लार्ज प्रोड्यूस ऑक्सीजन। और जो कटीले वृक्ष होते हैं, वृक्ष सभी करते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा ये लोग करते हैं, कटीले वृक्ष सबसे कम करते हैं। अब देखिएगा पीपल का पौधा कहीं ग्रोइंग नहीं हुई, उसकी नर्सरी नहीं हुई, लेकिन वो स्वयं में तैयार हो जाता है। कहाँ तैयार होता है? वो किसी दीवारों के कोने, किसी कुएं के, किसी ऐसी जगह उत्पन्न होता है जहाँ पर उसका अब वहाँ उत्पन्न कैसे क्यों होता है? इट इज द मैटर ऑफ फैक्ट, द प्रैक्टिकल लाइफ। कभी पीपल का वृक्ष की आपने कहीं अपने आप उगा नहीं देखा, कहीं कुछ नहीं आपने देखा होगा, मैं सीध उसका ग्रोन किया है, मैंने तो अभी तक नहीं। लेकिन ये वृक्ष हमेशा ऐसी जगह उत्पन्न होता है। अब वो ऐसी जगह उत्पन्न कैसे हो जाता है? भाई मान लो किसी दीवार के कोने में उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर भी उसे सॉइल चाहिए। किसी प्लांट के ग्रोइंग के लिए उसका टेम्परेचर चाहिए, सॉइल चाहिए, ह्यूमस चाहिए। जब तक ये चीज़ें उत्पन्न नहीं होंगी तो कोई प्लांट ग्रो नहीं करेगा। अगर लगातार अंधेरा रह आएगा तो प्रकाश चाहिए, हर चीज़ के लिए प्रकाश चाहिए, पानी चाहिए, सॉइल चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, एयर चाहिए। ये सारी चीज़ों के होने पर भी कोई प्लांट ग्रो करे। अब पीपल का वृक्ष ऐसी प्रकोप कर जाता है जहाँ पर मिट्टी तो मिलती है, मिट्टी का तो होता है लेकिन पकड़ता है, लेकिन बस पक्षियों की बीट के द्वारा ऊपर सीट से वो ग्रो करता है। ऐसे पेड़ पौधे बहुत कम मिलते हैं, जैसे बरगद का पेड़ और पीपल का। और अन्य प्लांट हमारी नर्सरी में जो आते हैं, उन प्लांटों का हम नर्सरी से द्वारा प्रोड्यूस करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं, फिर उनको प्रॉपर जगह लगाते हैं, चाहे हम सड़क के किनारे हैं, चाहे रेलवे के किनारे हैं, या कोई फॉरेस्ट में प्रोड्यूस करें। तो ये सबसे पहले हम इसका ग्रोइंग करें। सर देखिए प्लास मैंने कहा, प्लास का वृक्ष, लेकिन ये सबसे ज़्यादा अब जिसमें क्या होता है, देखिए हर एक लीफ में स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा जानते हैं?
उसके लीफ होती है तो उसमें छोटी छोटी धारियाँ होती हैं। जैसे आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट, ये लीफ है, और जिससे प्लांट की कैनोपी डेवलप होती है। और इस लीफ में ये उसकी कोशिकाएं, और इसमें छोटे छोटे छिद्र हैं जो ऑक्सीजन को यूज करते हैं, निकालते हैं, और ये स्टिमेटा के द्वारा देखिए लार्ज कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी रूट बहुत डीप होती है, इसकी अपर होती है, और उस प्लांट को हर्ब और सर्व कहते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो डेजर्ट क्षेत्र में होते हैं, जिनकी रूट काफ़ी डीप से वाटर को ऑब्जर्व करती है, पानी को बिना पानी के तो प्लांट है कहीं से, चाहे वो पत्थर में प्लांट है, लेकिन उसकी रूट कहीं से पानी को अवशोषण कर रही है। अब बात आता है, देखिए कंपटीशन में क्वेश्चन ये वेजिटेशन पर कैसे आता है, ग्रास में वेजिटेशन। अब है किस कंट्री में, किस स्टेट में कौन कौन से प्लांट थे, शीतोष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण कटिबंधीय, हमारे यहाँ कितने, मान लो उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट फॉरेस्ट है, मध्य प्रदेश में कितना है, अन्य राज्यों में कितना है, या उनका कंपैरेटिव चार्ज मैचिंग ऑफ द फॉरेस्ट। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमें इस तरह से क्वेश्चंस का हमें आकलन करना है कि जो पूछा जा रहा है उसकी तरफ हमारा माइंड बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। मालूम इस एरिया में कितने प्लांट थे, 10 साल के ऊपर प्लांटों का किया जाता है, तो जैसे सेंसस तैयार होती है उसी से प्लांटेशन होता है। भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से 33% फॉरेस्ट होनी चाहिए, 33% फॉरेस्ट एंड नेचर वेजिटेशन आर द मस्ट कंपल्सरी ऑफ द इंडियन सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग। इतनी लार्ज पॉपुलेशन के लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए, इन्वायरमेंटल अफेस्टेशन के लिए ये आवश्यक है कि 33% प्लांट होने चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में इतने नहीं हैं। 40% क्या क्या 41%। अब इनका क्वेश्चन है कि कहीं इन्होंने लिखा देखा है, किस किताब में लिखा है, अब देखिए मैंने रिसेंट डेटा लिया है, 41% तो मैंने तो कहीं अभी पढ़ा है। 1952 में 1951-52 में फॉरेस्ट था, मैंने जो आंकड़ा कलेक्ट किया है उसके हिसाब से 22% था। देखिए 50 और 51 में 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, लेकिन 50 और 51 में जब 5 ईयर्स प्लान्स तैयार हुए तो 22.48% फॉरेस्ट था। आज के परिवेश में तो फॉरेस्ट की संख्या बहुत ही कम हो गई है, यानी 18 पॉइंट समथिंग। भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से फॉरेस्ट 21.323% है, लेकिन इसमें फॉरेस्ट का जो आंकड़ा है इसमें है अति सघन वन 83.52, मध्यम सघन और खुले वन। फॉरेस्ट के अलग अलग आंकड़े हैं। अब ये 41% देंगे, आपने कोई और आंकड़ा तो नहीं देगा। अब आप देखेंगे 50 और 51 में 47 में भारत की उत्पत्ति हुई, भारत भूखंड बना। उससे पहले भी इतना फॉरेस्ट नहीं था। अब वर्तमान
परिवेश में देखिए, अरावली पर्वत हमारा नंगा हो गया, विंध्याचल पर्वत नंगा है, फॉरेस्ट डिफोरेस्टेशन हो गया, सतपुड़ा नंगा है। केवल कर्नाटक में ही फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मैं रहा हूँ, आज वहाँ पर भी फॉरेस्ट कम है। इसी जब ये बात यहाँ कहने की नहीं है, लाइक फॉरेस्ट का वो पार्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 1977 में ग्रेट संजय गांधी ये सांसद थे और इंदिरा गांधी के छोटे से, उन्होंने प्लांटेशन 5 years प्लान चलाए। उनका 5 पॉइंट प्रोग्राम था, उसमें था अफॉरेस्टेशन यानी प्लांटेशन, लार्ज ट्रक पार्ट का प्लांटेशन होना चाहिए। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत बड़ा साधन है, संसाधन है, फॉरेस्ट एज रिसोर्सेज है। और दूसरा उन्होंने बताया कि फैमिली प्लानिंग, नेशनल डेवलपमेंट, अर्थव्यवस्था, ग्रामीण विकास, इस क्षेत्र पर उन्होंने कार्य किया। संजय गांधी ने फॉरेस्ट डिफोरेस्टेशन और यूकेलिप्टस का प्लांट जो आया है, देखा होगा, इसके लिए लार्ज पार्क है, इसको वाटर ऑब्जर्वेशन चाहिए। सबसे ज़्यादा वाटर का ये ऐसे क्षेत्र में होता है, यहाँ वाटर लॉगिंग अधिक, यानी वाटर की क्षमता अधिक है। ठीक है, प्लांट ये लगाया यूकेलिप्टस ऐसी है पर जहाँ पर पानी की कमी भी है और उसकी रूट नीचे से पानी लेती है ना, तो जिसका प्लान था वो फॉरेस्टेशन किया जाएगा। लेकिन इसके कम प्लांट्स के आसपास जितना फॉरेस्टेशन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। खास तौर से ये देखा गया सड़क के किनारे, रेलवे के किनारे और जहाँ वेस्टलैंड है वहाँ फॉरेस्टेशन किया जाए। हर साल लाखों की संख्या में प्लांटेशन किया जाता है और किया जा रहा है, क्योंकि ये अब हमारे लिए इकोनॉमिक दृष्टिकोण से ही नहीं, अब हमारे जीवन को सर्वाइव करने के लिए भी प्लांट बहुत आवश्यक है। जब प्लांट नहीं होंगे तो ऑक्सीजन की डे बाई डे और ईयर बाई ईयर कमी होती जाएगी। नेचुरल ऑक्सीजन से हम सर्वाइव कर सकते हैं और जो मनुष्य के द्वारा निर्मित है ऑक्सीजन से इतने लंबे समय तक हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तब तक आप ऑक्सीजन में सारे जिंदा रह सकते हैं। ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ नहीं और आपकी बॉडी का स्तर, ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए। और ये रिसेंट फिनोमेना है, आप पता होगा, अब ये समय आ गया है कि हमारे घर में ऑक्सीमीटर होना चाहिए, पल्स मीटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ हमारे पास ब्लड प्रेशर नापने की मशीन भी होना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी इन सारी चीज़ों से फ्लक्चुएट करने लगा है। छोटे छोटे बच्चों का भी ब्लड प्रेशर जो है बढ़ने करने लगा है, यानी ब्लड प्रेशर में जब फ्लक्चुएशन हो रहा है तो निश्चित रूप से आपकी बॉडी में कहीं न कहीं थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है और ऑक्सीमीटर तो जरूर होना चाहिए। कितनी होनी चाहिए? अगर इससे कम है तो आप डॉक्टर की सलाह से आपको मैन मेड ऑक्सीजन आपको लेनी पड़ेगी। कुछ लोगों
क्या हुआ कि लगातार ऑक्सीजन की पल्स रेट कम हो रही है। कोई किसी को 50 तक आ गई, 36 आ गई और खतरे भी आ जाता है। जब इतनी आ गई तो खतरा लाइफ के लिए हो जाता है। भाई जब है से मान लो थोड़ा बहुत कम है कि फायर रेट है तो कुछ रिकवर जल्दी की जाती है। लेकिन यहाँ 50 और 55, 60 है या इससे नीचे आने का तो खतरा हो ही है, खतरा बचना बहुत मुश्किल है। अगर आप 50, 55 में 60 या पहुँच रहे हैं तो आपको लंबे समय तक आपको ऑक्सीजन मिल, चाहे ऑक्सीमीटर से मैनेजमेंट करिए या नेचुरल ऑक्सीजन। अब जरूरी है कि आप ऐसे इन्वायरमेंट में आप ये करें जहाँ पर ऐसे प्लांट ग्रोइंग किए हुए हैं। यहाँ पर ओपन इन्वायरमेंट है, क्लीन इन्वायरमेंट है, साफ इन्वायरमेंट है, प्लांट्स है। इससे तरह से आपकी जो ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन का लेवल है वो बढ़ता रहेगा और ऑक्सीजन बराबर बनी रहेगी। तो प्लांट इसके लिए बहुत ही आवश्यक है। प्लांटेशन फॉरेस्ट इसलिए एक आर्थिक दृष्टिकोण से मनुष्य के जीवन को, किसी राज्य और देश की अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अर्थव्यवस्था क्योंकि वनों से हमें प्रत्यक्ष रूप से लकड़ी प्राप्त होती है, बहुत सी औषधियों वाले प्लांट से औषधि प्राप्त होती है, लाभ प्राप्त होती है, मौत प्राप्त, और से हमारा जो औद्योगिक धंधे फॉरेस्ट पर निर्भर करते हैं, चाहे वो दियासलाई का माचिस का इंडस्ट्री हो, चाहे वो तेंदुए पत्ते या बीड़ी, बहुत से इंडस्ट्री जो फॉरेस्ट से पर ही निर्भर करते हैं। कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर के 1918 तक। और सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939 से लेकर के 1945, ठीक है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध में भारत के विशाल भूभाग पर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत के विशाल भूभाग पर देश के 1/3 हिस्से में, भारत के विशाल भूभाग पर देश के 1/3 हिस्से में वनों से आच्छादित थे, वनों से आच्छादित था, वनों से ढका हुआ था। ये पॉइंट्स मैं दे रहा हूँ। भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल के, भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 33% भूभाग पर, 33% भूभाग पर वनों से आच्छादित होना चाहिए। 33% भूभाग पर वनों से आच्छादित होना चाहिए। उन्नीस सौ 50 और 51 में, 1950 और 51 में वनों से आच्छादित क्षेत्रफल 22.48% था, 22.48% था। भारत का अधिकांश भाग, भारत का अधिकांश भाग
उष्णकटिबंधीय एवं शीतोष्णकटिबंधीय वनों से आच्छादित है। भारत में विभिन्न राज्यों में प्राकृतिक वनस्पति में विविधता पाई जाती है। भारत में जलवायु में विविधता पाई जाती है। इसके साथ साथ भारत की प्राकृतिक वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल 33% भाग पर 33% भाग पर वन होने चाहिए या वनों से आच्छादित होना चाहिए। इस नीति के अनुसार पर्वतीय भूभाग पर 65% वन होने चाहिए। प्राकृतिक वनस्पति या फॉरेस्ट लगभग 20 करोड़ जनसंख्या के लिए आजीविका का साधन है। भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से इसको 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। अति सघन वन,
दृष्टिकोण से इसका कुल क्षेत्रफल अति सघन वन 2.454, मध्यम 9.70 और खुले वन 8.99, कहीं कुल 21.23 है। अन्य राज्यों में फॉरेस्ट का आंकड़ा अलग अलग पाया जाता है। भारत के ऐसे राज्य जहाँ पर्वतीय क्षेत्र हैं जैसे आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जैसे कर्नाटक है, डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसके अलावा जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के कुछ भूभाग को छोड़ करके बाकी क्षेत्रों में मध्यम या खुले वन पाए जाते हैं, यानी कम क्षेत्रों, क्योंकि यहाँ सेडिमेंट्री है, पर्वतीय क्षेत्रों में। मैदानी क्षेत्रों में फॉरेस्ट का अधिक कटिंग हुई है, डिफोरेस्टेशन हुआ है। उसका रीजन है कि वन पर मनुष्य आदिकाल से निर्भर रहा है। यहाँ से वनों से फॉरेस्ट और फॉडर, यहाँ से चारा मिलता था, वनों से लकड़ी प्राप्त होती थी और अन्य संसाधन भी वनों से प्राप्त होते थे। तो फॉरेस्ट का मुख्य आकलन ये है कि किस राज्य में कितने परसेंट भूभाग पर फॉरेस्ट पाया जाता है, फॉरेस्ट की विविधता क्या पाई जाती है, क्योंकि फॉरेस्ट के अनुसार ही फॉरेस्ट किस पर निर्भर करते हैं, वहाँ की भौगोलिक स्थिति और जलवायु पर। भारत की जलवायु समकालीन और शीतोष्ण जलवायु है, कुल मिलाकर के पोषण मानसूनी जलवायु है। यहाँ पर शीतोष्ण जलवायु भी पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, शुष्क जलवायु पाई जाती है और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी पाई जाती है। तो इस कारण से भारत में जिस प्रकार से जलवायु में विविधता पाई जाती है, उसी प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति में भी विविधता पाई जाती है। तो इसमें नेक्स्ट है फॉरेस्ट केसेस आर रिलेटेड। प्रश्न आए, हाँ, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय, कोन कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, कौन सा विकल्प रहा है? अब सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर कौन सा होगा यार? अभी ऐसे क्वेश्चन जब आए तो आपको क्या करना चाहिए? वही तो हमने बताया सर। यही तो आपसे नहीं पूछा, मुझे बताऊंगा क्या होना चाहिए। देखिए, कंपटीशन में हमेशा ये देखा जाता है कि हमारा सबसे एक्यूरेट आंसर कौन सा सही क्या। हालांकि जैसा इन्होंने ये बताया है, ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। ये बात पूछा गया किस कंपटीशन? ऐसा हो सकता है कि ऐसे किसी कंपटीशन में पूछा गया हो जो किसी लोअर लेवल का, तो हायर लेवल के कंपटीशन में ये IAS, UPSC या UPGCS या अन्य PCS, अन्य राज्यों के PCS में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा और बड़ा एप्रोप्रिएट भी है। जैसे कि ऐसे क्वेश्चनों से तो वैसे इंस्ट्रक्शन ये होता है कि बचा जाए, ऐसे क्वेश्चन से बचा जाए जिसमें कंट्रोवर्सी हो। जैसे बहुत से क्वेश्चन जो जनसंख्या से रिलेटेड होते हैं, भाई आंकड़े में वेरिएशन हो सकता है। जनसंख्या में बहुत से उस राज्य में जनसंख्या इतनी, उसमें लिटरेसी इतनी, फीमेल इतने, मेल इतने, उसका परसेंटेज इतने, एजुकेशन इतना, इसमें आंकड़ों में वेरिएशन हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन से कंपटीशन में बचा जाना चाहिए जहाँ पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए।
क्लास में। हेलो, ऐसे स्थिति में ऐसे क्वेश्चन आते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। अब हमें आंसर क्या देना है, क्या देना चाहिए? भाई इन्होंने बताया कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय फॉरेस्ट या शीत कटिबंधीय या उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें आंसर क्या देना चाहिए? क्या देना चाहिए बताएं? यह सब कुछ किसी के मायने में कोई चीज नहीं। भाई सबसे पहले ये देखा जाता है अगर 4 ऑप्शन है और में अक्सर 2 तो आप पास कर देते हैं कि जी ये तो क्वेश्चन इसका आंसर है ही नहीं। लगभग 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इनका आंसर ये नहीं, और 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं इनमें ये नहीं पता पड़ा कि इसका आंसर ए है या बी है या सी है या डी है। ये 2 क्वेश्चन में बहुत टकराव और कंफ्यूजन वो दिमाग को जो परेशान करता है वो 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो हमें ऐसे क्वेश्चन पर ये सेलेक्ट करना है कि मैक्सिमम कौन सा सही है। मतलब हमारे इंडिया में क्लाइमेट है, मानसून क्लाइमेट, इस क्लाइमेट में कौन से फॉरेस्ट ज़्यादातर हमारे यहाँ सीजन कौन सा रहता है जो ज़्यादा समय तक रहता है, जैसे शीत या शीतल कटिबंध ये 2 महीने 3 महीने रहता है। तो ज़्यादातर तो हमारे पास उपोष्ण और उष्णकटिबंध भी रहता है। और ये जो ज़्यादा सीजन ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी है वो हमारे लिए 8 महीने रहता है या 10 महीने रहता है। वो आंसर ये आपको और करेक्ट है, समझिए ना। जैसे कई बार ऐसा होता है कि ये नहीं है ये नहीं है, तो हमें उस आंकड़े के हिसाब से दोनों ही मान लो क्षेत्रफल दे रखा है, कोई पॉपुलेशन का आंकड़ा दे रखा है और तो उसके आसपास कौन सा है ना। जैसे सबसे अधिक वर्षा आज के रिकॉर्ड में मानसराम में होती है, पहले चेरापुली में थी और उसके आसपास और भी कोई स्थान दे दिए गए, तो उसमें हमें अब करेक्ट करना है। हालांकि चेरापुली कम नहीं हुआ है लेकिन कंपेरेटिव और मानसराम ज़्यादा रिकॉर्ड किया। जैसे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है, राजस्थान में, किस में कहाँ रहता है, जैसलमेर में, बीकानेर में, बकलास्ट में, है ना। तो इनमें सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड कहाँ किया जा रहा है, सबसे कम टेम्परेचर कहाँ रहता है, कश्मीर में, महाराष्ट्र सेक्टर में रहता है। तो ये कितने डिग्री माइनस डिग्री टेम्परेचर पर जा रहा है, ये टेम्परेचर के हिसाब से वनस्पति होती है। भाई ऐसी फॉरेस्ट ऐसी वेजिटेशन नहीं होगी जहाँ पर जिस क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट होगा। अगर ऐसे फॉरेस्ट नहीं होगा तो वो ऐसे वन होंगे यहाँ पर बर्फ में वो एब्जॉर्ब कर अपने को सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसे वृक्ष, अगर ऐसे वृक्ष हों जो बहुत ठंडी को नहीं बर्दाश्त कर पाते, वो वृक्ष अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो हमें ड्यूरेशन देखना है कि हमारे कंट्री में क्लाइमेट क्या रेंज सबसे अधिक किसमें है, वो हमारा करेक्ट है। इसी तरह से जो नियरेस्ट है उन दोनों में ताकि इसमें से दोनों कौन सा नहीं है, और वो आपका माइंड जो है ये मैचिंग करने आ गया। हेलो, मेरे कहने का तात्पर्य है कंपटीशन में माइंड जो है ये देखता है कि क्या क्या चीज़ क्या गलत है क्या सही है। ये जब आपके अंदर माइंड में आ गया तो आंसर आपको नहीं आ रहा है तो भी सही निकलता है। ये नहीं जरूरी कि सारा चीज़ आया है वो पढ़ा आपका हो, उनमें से कुछ चीज़ है
कि पढ़ा है और क्वेश्चन ये कम पढ़ा है तो उसे 0%, लेकिन आंसर हमें करेक्ट देखना है। उसमें से देखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्री के बाद मीन में हम जाएंगे। मीन में तो सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो आपने तैयार किए हों वो आ जाए, और वो वायदे में किसी के आगे जाते हैं जो बहुत भाग्यशाली है, नतीजे है। उसमें तो आपको रेंज उसमें भी देखना है कि फर्स्ट रेंज में कौन से क्वेश्चन हैं जो हमको बहुत अच्छे हैं, सेकंड में किसने, थर्ड में किसने, और फोर्थ में बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, हेलो, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है और क्वेश्चन आप अटेंड करें, भाई क्वेश्चन तो अटेंड करेंगे तभी तो कुछ आगे पाएंगे। तो हमको ऐसा प्रेजेंट उसमें करना है कि ये उसमें सही दिशा में आंसर जा रहा है। ऐसा नहीं है पूछा तो कुछ है और आप भाई आपको ऐसे एग्जाम्पल प्रूव करने हैं, ऐसे उदाहरण दे रहे हैं कि वो आंसर उस दिशा में करेक्ट जा रहा हो। और ऐसा जब आएंगे जब आप आपकी लिखने की भाषा शैली उस दिशा में पहुँच जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने सब हिंदी के बीच पेपर पढ़ते हैं, इंग्लिश के पढ़ते हैं। एक बीच पेपर तो ऐसा होता है उसकी भाषा बहुत सरल होती है, रफ होती है, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होती। एक ऐसा नेशनल पेपर है या स्टेट लेवल का है जिसमें एडिटर को बहुत अच्छा ऑथेंटिक लिखा हुआ है। अगर वो ड्राफ्टिंग उसमें आ गई आपकी तो आप सब उसमें ड्राफ्टिंग इसी कला आर्ट है। अगर वो आर्ट आपके अंदर विकसित कर गई तो आप सही दिशा में चलेंगे। भाई ये संभव नहीं है कि उसके ये क्वेश्चन, उसके 3 सेक्शन, फिर 3 सेक्शन, फिर 4 सेक्शन, अलग अलग सेक्शन डिवीजन ABC करते, और लगभग इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट 27 अटेम्प्ट 3 आवर्स। आपको टाइम का भी रखना है किस तरह से हम ये मैं थ्योरी आपको नहीं लिखा है, मैं आपको टिप पॉइंट दे रहा हूँ, ऐसा ऐसा होना चाहिए, इतने परसेंट विभाग पर ये होना चाहिए, इतने छुट्टियों में ये था, ये नहीं है, ये टिप्स दे रहा हूँ। ऐसे टिप्स आपके अंदर आए, हाँ आप कहेंगे हम देखिए कंपटीशन जो यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है, चाहे वो कोई डिग्री, उससे दिक्कत वहाँ पर आपका कंपटीशन में कोई एक्सक्यूज नहीं है। यूनिवर्सिटी लेवल पे है तो यह है कि भाई सबसे ज़्यादा है ये देखा जाता है कि स्टूडेंट क्या दिख रहा है और क्या लिख रहा है, लेकिन कंपटीशन में ये देखा जाता है कि इसका विजन क्या है, स्टूडेंट की ग्रोथ क्या है। अगर आपका विजन सही नहीं है, ग्रोथ सही नहीं है, सही दिशा में नहीं कोशिश कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर कोई एक्सक्यूज नहीं। अलग यूनिवर्सिटी और उसमें ये अंतर है कि भाई वहाँ तो ठीक है, भाई कुछ नहीं देख सकते, टीचर बड़ा जाएगा, ये नॉट कम्युनिकेशन इज हियर, सो दैट इज द डिफरेंट क्वालिटी दिस टीचर्स is the something like this, the applied or differ or non-differ, but this is the whole things, the related of the computer, either the universities or other exam. So that is the maximum pass out or maximum portion of the students of them. But that is the different competitive examination. So that is the 1.5 term which is a very high term. So that is the related of comparative of others. So that is the improvement of the others. ऐसे क्वेश्चंस
हमें सेलेक्ट करने हैं जो हम अच्छे से याद करें। और ऐसा भी नहीं करना है कि हमें नहीं आ रहा तो भी कर रहे हैं, आ रहा है तो ऐसा नहीं है। उसमें आपका ब्रेन की एबिलिटी इसको अच्छा करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखें। नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट एज ए रिसोर्सेज। फॉरेस्ट क्या है? ये रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कैसे है? वन एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बहुमूल्य संपदा है, जिसके कारण वनों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश की अर्थव्यवस्था और मनुष्य को लाभ प्राप्त होते हैं, जिसमें फॉरेस्ट अति सघन और मध्यम सघन और खुले हैं। पहाड़ी जिलों में फॉरेस्ट का आंकड़ा 1988 में वन नीति के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 1988 में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर 1/3 भाग पर वन होने चाहिए। वनारोपण में या फॉरेस्टेशन में जिलों की डिस्ट्रिक्ट, जिलों को इकाई मानकर, एक यूनिट मानकर एफॉरेस्टेशन या वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा आदि राज्यों में 63% फॉरेस्ट से ढका होना चाहिए। वनों से ढका होना चाहिए। 33% से अधिक वनारोपण वाले राज्य मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम राज्यों में वनारोपण अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट वनों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट वनों को 3 भागों में
विभाजित करते हैं। नंबर 1 सुरक्षित वन, सुरक्षित वन, जो कि 49% भूभाग पर पाए जाते हैं। नंबर 2 रक्षित वन, रक्षित वन 34% भाग पर पाए जाते हैं। अनारक्षित वन 17% भूभाग पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में वनों का महत्व। सुरक्षित वन और रक्षित वन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सुरक्षित और रक्षित, क्या है? हाँ, रक्षित वन जो है जो मनुष्य के द्वारा उनकी रक्षा की जा रही है, और सुरक्षित वो है जो प्राकृतिक रूप से ऐसे भूभाग पर स्थित है जो अपने आप सुरक्षित है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में है वो तो अपने आप सुरक्षित है, और रक्षित वन वो है जो हमने उनका वनारोपण किया है और उनका कंजर्वेशन संरक्षण भी किया है, नहीं तो वो नष्ट हो जाए। और अनारक्षित वन जो ऐसे हैं, ऐसे वन जो ओपन में हैं, जो अनारक्षित वन का कोई अपने आप हो गए ठीक है, नहीं हुए ठीक है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में वनों का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेशनल इकोनॉमी इन द फॉरेस्ट। अग्नि पुराण में कहा गया है कि अग्नि पुराण में कहा गया है कि एक वृक्ष 10 पुत्र समान। इट इज द one plant, one tree, it is the 10 sons, and it is the measure of the different of the sons. It is the one plant, it is the growing of large producer of different oxygen or different medicine. यानी एक अग्नि प्राण में जो संस्कारों में ये कहा जाता रहा, यानी वृक्षों का प्राचीन काल में भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए भी ये उपयोगी रहे। भूमि पर आपदा जैसे बाढ़, मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन आदि को रोकने में सहायक होते हैं। वनों से भारतीय सभ्यता का विकास हुआ है। भारतीय सभ्यता का विकास हुआ है। वनों के लाभ, वनों से लाभ, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। प्रत्यक्ष लाभ, direct benefit of the forest, क्या इसको इंग्लिश और हिंदी में तो दोनों बोलता हूँ आप भाई। देखिए, आज ऑन द टॉप और हिंदी और इंग्लिश इज द मोस्ट सिमिलर लैंग्वेज, इट इज माई ओपिनियन। प्रत्यक्ष लाभ, डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ द फॉरेस्ट,
अप्रत्यक्ष लाभ, indirect benefit of the forest. Okay, understood? So that is the forest are the related of the maximum direct benefit of the forest. Okay. So that is the different requirement of the forest, the related of the direct benefit of the forest. Number one, भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए India is the large agriculture producers of the country. So like that is the different situation of the created by the agriculture. भारत एक कृषि प्रधान देश के लिए वनों का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। वनों से लगभग 73 लाख व्यक्तियों को रोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड ऑफ द 73 लाख पॉपुलेशन इज द डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ फॉरेस्ट। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, वनों से राजस्व आय होती है। द नेशनल कैपिटल इनकम ऑफ द लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ द फॉरेस्ट। वनों से राष्ट्रीय आय इनकम प्राप्त होती है। देश में लगभग 79 करोड़ की वनों से निर्मित वस्तुओं का निर्यात होता है। वस्तुओं का निर्यात होता है जो फॉरेस्ट से रिलेटेड होती है। दैट इज द अन्य लाभ, जैसे औषधि प्राप्त करना, पत्तियों, वनों से प्राप्त पत्तियों से, लकड़ी से विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योग धंधे स्थापित करना। जैसे बीड़ी कहाँ से बनती है? वनों से प्राप्त पत्ती से, जो तेंदुआ पत्ती होती है फॉरेस्ट से प्राप्त होती है और उससे बीड़ी बनती है। तम्बाकू उसको लगा करके बीड़ी प्राप्त होती है। वनों से लाख और बौन प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार के औषधि प्लांट वनों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं। दूसरा है अप्रत्यक्ष लाभ, इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ द फॉरेस्ट। इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ द फॉरेस्ट, वनों से नदी निकलती है। या ऑरिजिनेट ऑफ द रिवर in the mountains originate of the forest areas। वनों से, पर्वतीय भूभाग से नदियां निकलती हैं। वनों में वन वर्षा में सहायक होते हैं। वन वर्षा में सहायक होते हैं। फॉरेस्ट इज द हाईली रेनफॉल, इट इज द क्रिएटर ऑफ द एरियाज। वन वायु की गति को रोककर वर्षा करते हैं। फॉरेस्ट इज द इंफ्लुएंस ऑफ द हायर वेलोसिटी ऑफ द एयर, इट इज द हैवी रेनफॉल द क्रिएटर ऑफ द फॉरेस्ट। वायु की गति को रोककर वन वर्षा करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट, वर्षा के जल को रोकते हैं। वर्षा के जल को रोकते हैं और अन्य अप्रत्यक्ष लाभ भी इससे प्राप्त होते हैं।
नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट। टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट, वनों के प्रकार। उष्णकटिबंधीय वन, सदाबहार वन, सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन। नेक्स्ट पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट। और नेक्स्ट दलदली वन। नेक्स्ट है भारत सरकार की वन नीति। वन नीति, फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ द इंडिया गवर्नमेंट। भारत सरकार की वन नीति। भारत सरकार की वन नीति के दृष्टिकोण से भारत के फॉरेस्ट को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1, सुरक्षित वन। सुरक्षित वन, द सेफ फॉरेस्ट। नेक्स्ट राष्ट्रीय वन या नेशनल फॉरेस्ट और राज्य वन। नेक्स्ट है ग्राम वन, फॉरेस्ट ऑफ द विलेज एरिया। गांव में चारागाह होते हैं, फॉरेस्ट लैंड रिक्वायर्ड होती है, लेकिन आज वो सब एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट हो गए। भारत के परिदृश्य में देखा जाए, इस द इंडिया ये भारत का उत्तरी पर्वतीय मैदान, जो कि डेंस फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। ये पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जो हिमालय जम्मू कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। इस भूभाग में शुष्क जलवायु पाई जाती है। इस कारण से इस भूभाग में ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जो कटीली पत्ती के होते हैं, जो छोटे छोटे कांटेदार होते हैं, जिनकी जड़ें काफ़ी डीप होती हैं और इसको हर्ब प्लांट्स भी बोले जाते हैं। ये थार का मौसम में, भारत के थार के मौसम के भूभाग में पाए जाते हैं और ख़ास तौर से वनों से रहित क्षेत्र पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर डेजर्ट जोन होती है। हालांकि ये भूभाग कच्छ और हिमालय की खाड़ी में, इस क्षेत्र में और इस भूभाग में, इस क्षेत्र में डिफॉरेस्टेशन काफ़ी है। और इसके साथ साथ फिर केरला का हुआ और फिर तमिलनाडु और ये क्षेत्र में तेलंगाना और राजस्थान, पठार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के विभागों में पर्वतीय वन, अति सघन वन, मध्यम वन, सुरक्षित वन और अनाच्छादित वन पाए जाते हैं। इसमें हिमालय पर्वत, मौसमी वन, उष्णार्द्र वन और दलदली वन, यानी जो कोस्टल एरिया में, चाहे वो वेस्टर्न कोस्ट है चाहे ईस्टर्न कोस्ट है,
के क्षेत्रों में दलदली विभाग में ऐसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यद्यपि फॉरेस्ट की दृष्टिकोण से भारत बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र में अधिकांश भूभाग पर भी पर्वत, पहाड़, नदियाँ, झील, तालाब से भरा हुआ है। यह क्षेत्र ऐसे भूभाग हैं जैसे अगर आप दक्षिण पश्चिमी एशिया को देखें, जैसे सऊदी अरब को देखें, इराक, ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, जॉर्डन, यहाँ पर तो फॉरेस्ट नाम की बहुत कम चीज़ है। फॉरेस्ट मिलता है तो कैसा मिलता है, जो कि शुष्क जलवायु में पाए जाते हैं। ड्राई शुष्क क्लाइमेट से संबंधित फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ऐसे जलवायु में ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जहाँ पर जलवायु शुष्क जलवायु या ड्राई क्लाइमेट पाई जाती है। यहाँ का वर्ष भर तापांतर अधिक होता है, यहाँ ह्यूमिडिटी कम होती है, आर्द्रता कम पाई जाती है। ऐसे क्षेत्रों में ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जो कि नुकीली पत्ती के कांटेदार वृक्ष होते हैं, वृक्ष बहुत छोटे होते हैं। और जहाँ पर क्लाइमेट शीतोष्ण कटिबंधीय क्लाइमेट, ऐसे क्षेत्रों में लंबे वृक्ष पाए जाते हैं, पत्तीदार पाए जाते हैं और सभी प्रकार की फॉरेस्ट की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। प्रजाति मीन्स उससे तात्पर्य है फॉरेस्ट की प्रजाति, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। फॉर लाइक दैट इज द यूकेलिप्टस प्लांट, अर्जुना प्लांट, ऐसे प्लांट जो कि नदी के किनारे, पर्वतीय क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, ऐसे भूभाग में उगते हैं जो कि मेडिसिनल प्लांट कहा जाता है। जैसे चंदन की लकड़ी सबसे अधिक कर्नाटक में पाई जाती है। अर्जुना वृक्ष नदी के किनारे पाए जाते हैं, जिसकी छाल हार्ट के मरीज के लिए बड़ा उपयुक्त है। हमारी आयुर्वेदिक संपदा का वन एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जिस पर आयुर्वेदिक पूरी श्रृंखला बनी हुई है। छोटी छोटी प्रजातियों से लेकर के, तुलसी से लेकर के और बड़े बड़े सर्व तक, बड़े बड़े प्लांट तक, सब हमारी मेडिसिनल आयुर्वेदिक प्लांट्स हैं। तो फॉरेस्ट नीति के अनुसार वनों पर, वृक्षारोपण पर प्रत्येक सरकार हर साल विशेष ध्यान रखती है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि हमें उनका कंजर्वेशन भी करना है। ऐसे फॉरेस्ट लगाने हैं, ऐसे ट्री गार्ड लगाना है, जिससे हमने जो प्लांट लगाया है वो 3 साल तक वृक्ष बचा रहा, सुरक्षित रहा, तो वो आगे सर्वाइव करेगा। अगर वो 3 साल में 1 साल भी नहीं चल पाया तो सर्वाइव नहीं करेगा। इसके लिए हमें आवश्यक है ट्री गार्ड बनाएं, प्रॉपर उसका इरिगेशन करें, पानी प्रॉपर दें, प्रॉपर खाद दें, प्रॉपर देखभाल करें, तब तो वो प्लांट ग्रो करता है। और प्लांट लगा के छोड़ दिया हमने तो अनारक्षित बने, भाई हो गया तो ठीक है, नहीं हो। ऐसे वृक्ष छोटे कितनी बार तोड़े, फिल्मी रूप में जाएंगे कितनी बार, तो ऐसे वृक्ष छोटे हैं, लेकिन अब लगातार आप तोड़ते रहेंगे तो कब तक होंगे। तो फॉरेस्ट इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कवर इन द होल वर्ल्ड और अदर कंट्री। अब इसमें घास के मैदान अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका के क्षेत्र में, जायरा क्षेत्र, जिम्बाब्वे क्षेत्र, बोस्निया क्षेत्र, इन क्षेत्रों में हाईली फॉरेस्ट पाया जाता है। इक्वेटर के पास है, वर्षा अधिक होती है, जहाँ पर वर्षा अधिक होगी फॉरेस्ट अधिक पाएंगे। भाई पेड़ पौधे घास हर सब कहाँ होंगे जब वर्षा होगी, जब पानी नहीं मिलेगा तो प्लांट कहाँ ग्रो करेगा। वर्ष पर वर्षा होती रहती है, ऐसे क्षेत्रों में फॉरेस्ट अधिक पाया जाता है। और सीजन में वर्षा होती है तो फॉरेस्ट उगाते हैं और समाप्त जाते हैं। Any question related to the nature of vegetation of forest?
either the location of forest, anybody reads the important topic that discuss either the forest or the natural vegetation. हमारे इंडिया से ज़्यादा किसी दूसरे देश में बन पाया है? हमारे देश से ज़्यादा किसी दूसरे देश में बन पाया है? हाँ भाई देखिए यूएसए है, ज़्यादातर पार्ट वहाँ तो फॉरेस्ट है। भाई देखिए बहुत से, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा पार्ट तो मरुस्थल में, उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पूरा मरुस्थलीय भूभाग है, दक्षिणी भूभाग पर ही केवल फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर पाई जाती है। वहाँ तो लार्ज पार्ट डेजर्ट है। अब जैसे चाइना है, चाइना का बहुत बड़ा भूभाग रेड बेसिन पाया जाता है, तो दक्षिण पश्चिमी चाइना ही पूरा सब कुछ है। यांग सिक्किम निकाम सिक्किम नदियों का डेल्टा। भारत में तो बहुत कम डेजर्ट पाया जाता है। और अफ्रीका में सहारा मस्टर सबसे बड़ा मस्टर है। ब्राज़ील में ब्राज़ील का पूरा भूभाग, दक्षिण पूरा ब्राज़ील देश का मस्टर भूभाग है। इस क्षेत्र में डेजर्ट नहीं है, यहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट है, वहाँ पर फॉरेस्ट अधिक पाए जाते हैं। भाई सबसे ज़्यादा फिनलैंड में देखिए सब टोटल फॉरेस्ट एरिया है। ऐसे विभाग जो विश्व के मानचित्र को देखें तो यहाँ पर तो फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है। उत्तराखंड के में चले जाइए, आप देखेंगे यार, हालांकि बहुत बड़ा पहले मंसूरी को भी बहुत हाईली पीसफुल कोल्ड और समथिंग क्लाइमेटिकल कंडीशन ऑल ऑफ द, लेकिन अब भी देहरादून तो हो ही गया है गर्म और मंसूरी भी गर्म। अब उससे आगे आप चले जाइए हिमाचल प्रदेश टीकमगढ़ और चंबा क्षेत्र में, वहाँ जाकर के आपको बर्फ जमी। कुल्लू मनाली चले जाइए वहाँ पर, लेकिन तापमान बहुत कम पाया जाता है, केवल फॉरेस्ट एरिया है। हिमाचल प्रदेश में काफ़ी फॉरेस्ट है, पूरा फॉरेस्ट एरिया। और आप कहेंगे राजस्थान में बहुत फॉरेस्ट है। और जो भी फॉरेस्ट था तो काट के 50 साल पूरा अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ से निकल के और अलवर राजस्थान के पूरे गुजरात का नष्ट और केवल नंगा पर्वत है। मथुरा के पूरे भूभाग क्षेत्र में फॉरेस्ट पाया जाता है। कानन वन, वृंदावन सारा फॉरेस्ट था, केवल जंगल में बसा हुआ था। वृंदावन कहीं कुछ नहीं था, केवल जंगल ही जंगल था, फॉरेस्ट एरिया था। इसी जमाने में 5 से 5,000 जब कृष्ण जी का अवतार था, फॉरेस्ट था। हमारा राम का अवतार था तो अयोध्या चित्रकूट सब फॉरेस्ट थे, जंगली क्षेत्र थे। हमें तो ऐसे क्षेत्र में रहना था जहाँ पर वन हो, जहाँ पर कोई जीव न हो, कोई आदिवास न हो, वहाँ फॉरेस्ट था। और आज जाओगे तो वहाँ कुछ नहीं। Any question related to this topic? Most welcome.